हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखे होंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम डेट की बताई जाएंगी कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। तो आप अपनी पढ़ाई बंद मत करिए, अपनी पढ़ाई को चालू रखिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द एकलव्य एकेडमी नागौद के साथ। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकलव्य एकेडमी नागौद, जिसकी टैगलाइन क्या है, आपके लक्ष्य का रास्ता। लक्ष्य आपका होगा लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा, हम दिखाएंगे कि आपको कहाँ से और कैसे चलना है। तो दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली टेस्ट का आयोजन होता है। तो आप लोग को अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी रहती है, आप उसके थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में हम क्या करते हैं, PDF प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है द एकलव्य एकेडमी नागौद। तो इसको आपको क्या करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, आप हमारा सहयोग प्रदान करें, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, समय न जाया करते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हम आए हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे लोगों से ये समझ में नहीं आते। तो चलिए हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसका हम डिटेल भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। मैं 5 सेकंड रुकूंगा, 5 सेकंड में आप लोग को आंसर देना है, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। चलिए, सभी ने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में प्रथम ताम बस्ती के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, कायथा। अब ये कायथा कहाँ पे है, किसने इसकी खोज की थी, यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले थे, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य, एक कायदा नहीं है, यहाँ पे कायथा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। क्या है, कायथा। कायथा जो कहाँ पे है, आपके उज्जैन ज़िले में। कहाँ पे आता है आपका, उज्जैन ज़िले में। कायथा कौन सी नदी के तट पे है, तो जो आपका कायथा है वो काली सिंध नदी के तट पर है। कहाँ पे स्थित है, काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। कायथा कौन सी नदी के तट पर है, कायथा काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज 1964-65 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने के द्वारा की गई थी। किसने के द्वारा की गई थी, V.S. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। कायथा किस ज़िले में है, तो कायथा उज्जैन ज़िले में। किस नदी के तट पर है, तो काली सिंध नदी के तट पर है। खोज किसने की थी, तो V.S. वाकड़कर ने की थी। 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में इधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यहाँ से मिला क्या था, यहाँ से भूरे रंग के मृदभांड। मृदभांड क्या कहलाता है, मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं उन्हें मृदभांड कहते हैं। तो किस रंग के मिले थे, भूरे रंग के मिले थे, जिन्हें काले एवं गुलाबी रंग से सजाया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कायथा से किस रंग के मृदभांड मिले थे, तो भूरे रंग के मृदभांड मिले थे। इसे ही मालवा की मृदभांड परंपरा कहते हैं। किसे मालवा की मृदभांड का परंपरा कहते हैं, कायथा से मिले जो मृदभांड है इसे ही मालवा की। कायथा आपका उज्जैन में आता है और उज्जैन वाला रीजन आपका कौन सा रीजन कहलाता है, मालवा रीजन कहलाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आया। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, ठीक है ना। जिसके ऑप्शन है सोनागिरी, बाघ गुफाएं, भीमबेटका और उदयगिरी। इनके बारे में आपको बताना, इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम 5 सेकंड रुकेंगे। तो इसका सही आंसर है आपका प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं, तो भीमबेटका में पाए गए। कहाँ पाए गए हैं, भीमबेटका में। चलिए, आंसर तो आपको पता चल गया भीमबेटका, लेकिन अब ये जो ऑप्शन लिए सोनागिरी किस लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है और उदयगिरी की गुफाएं क्या है। तो भीमबेटका के बारे में हम बताने से पहले आपको बताएंगे बाघ की गुफाओं के बारे में।
बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं आपकी? ये आपके धार जिले में। कौन से जिले में है? धार जिले में है। ठीक है ना। कहाँ पे है? बाघ कस्बे में है। और किस नदी के किनारे हैं? बाघ की गुफाएं आपके किस नदी के किनारे हैं? तो ये बाघ नदी के किनारे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो बाघ की गुफाएं बाघ नदी के किनारे हैं। ये किस धर्म से संबंधित है? तो बाघ की गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? तो इन गुफाओं की खोज 1818 में डेगरफील्ड ने की थी। किसने की थी? डेगरफील्ड ने की थी। ठीक है। इनकी कुल संख्या कितनी थी? तो पहले इनकी कुल संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी गुफाएं बची हैं? तो वर्तमान में अब 5 गुफाएं बची थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बाघ की गुफाएं धार जिले में कुच्छी तहसील में बाघ नामक कस्बे में बाघ नदी के किनारे हैं। इस किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी खोज 1818 में डेगरफील्ड ने की थी। इनकी कुल संख्या कितनी थी? 9 थी। वर्तमान में कितनी बची है? 5 बची है। ठीक है। अब इन 5 गुफाओं में के अलग अलग नाम, 5 नाम है। ठीक है ना। और ज़्यादा डिटेल से हम फिर जब हम बाघ की गुफा से क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में आपको और ज़्यादा से डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको अभी यहाँ पे याद रखना है कि कुल कितनी गुफाएं थी? 9 गुफाएं थी। वर्तमान में कितनी बची हैं? 5 बची हैं। किस ज़िले में है? धार जिले में है। कितनी क्या बोलते हैं, किस नदी के किनारे हैं? बाघ नदी के किनारे हैं। अब हमारा है भीमबेटका के बारे में तो हम आपको डिटेल से बताएंगे ही। अब हम बताएंगे उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं आपकी विदिशा जिले में है। किस जिले में है? विदिशा जिले में है। ठीक है ना। ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? उदयगिरी की गुफाओं में कुल 20 गुफाएं। कितनी है? 20 है। ठीक है ना। जिनमें से गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 कौन सी? पहली और आखिरी। गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20 आपकी जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बाकी जो 18 गुफाएं बचती हैं वो आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उदयगिरी गुफाओं का निर्माण वीरसेन ने कराया था। किसने कराया था? वीरसेन ने कराया था। ठीक है। अब आज का जो आपका पहला क्वेश्चन वो है कि सोनगिरी किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए, क्या क्वेश्चन है? सोनागिरी किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए अब हम बताते हैं भीमबेटका के बारे में जो इस क्वेश्चन का आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीमबेटका आपका रायसेन जिला में अब्दुल्लागंज तहसील में स्थित है। इन गुफाओं का संबंध पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक का। कहाँ से कब से कब तक का है? पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक का है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। किसने की थी? वी.एस. वाकड़कर ने की थी। ठीक है ना। यहाँ पे एस है, धर नहीं है, वी.एस. है। कब की थी? 1957 से 1958 के बीच में की थी। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि भीमबेटका किस जिले में है? तो भीमबेटका धार जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। फिर आगे चलते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया। ठीक है। तो भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया? 2003 में। किस में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में। अब जो आपका भीमबेटका स्थान है महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से संबंधित। ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में गए थे तो वो यहाँ रुके थे। ठीक है ना। इन गुफाओं में आँख, युद्ध, पक्षी, धार्मिक तथा व्यक्ति चित्रों का अंकन है। किसका किसका चित्र का अंकन मिलता है? आखेटन। यहाँ आँख नहीं है, क्या है? आखेटन, आखेट। आखेट मतलब होता है मनोरंजन करना। युद्ध, पक्षी, धार्मिक तथा व्यक्ति चित्रों का अंकन है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि भीमबेटका में किन किन चित्रों का अंकन है? तो आखेट, युद्ध का है, पक्षी का है, धार्मिक चीज़ों का है और व्यक्ति के चित्रों का अंकन है। ठीक है। आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए? पनगुड़िया एक जगह है, वहाँ से क्या प्राप्त हुई आपको बताना है। गुफाएं हैं, पाषाणकालीन साक्ष्य हैं, शिलालेख है और भित्ति चित्र हैं।
इनमें से आपको बताना है कि वहाँ से क्या प्राप्त हुए। तो चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं, तब तक आप अपना आंसर दे दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर है पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ, तो पनगुड़िया से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, चलिए इसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। पनगुड़िया एक स्तूप है। कौन सा स्तूप है, मौर्यकालीन स्तूप है। कौन सा कालीन स्तूप है, मौर्यकालीन स्तूप। और एक लघु शिलालेख है। क्या है, लघु शिलालेख है, जो सीहोर जिले में स्थित है। तो पनगुड़िया मौर्यकालीन एक लघु शिलालेख है, जो कहाँ पे स्थित है, सीहोर जिले में स्थित है। इतना आप लोग को याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश में था। जैसे आपको पता 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद आपके मध्य प्रदेश में थे, 2, 4, 3 और 5। जल्दी से बताइए, हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है 2। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 2 महाजनपद थे। कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। महाजनपद काल के 2 प्रसिद्ध महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था। कौन कौन से थे, एक आपका चेदी था और दूसरा क्या था, अवंती। चेदी का विस्तार कहाँ 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 पे था, तो चेदी का विस्तार आपके बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपवर्ती भूभागों में था। तो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग आपका कौन सा वाला हो गया, आपका ये आपका खजुराहो के आसपास छतरपुर वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया क्या था, चेदी वंश का था, चेदी महाजनपद का था। इसका शासक कौन था, इसका शासक शिशुपाल था। शिशुपाल के बारे में आपको बता दूं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने ही शिशुपाल का वध किया था। तो चेदी वंश का शासक कौन था, चेदी महाजनपद का शासक कौन था, शिशुपाल, जिसका वध किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी जो महाजनपद है वो वर्तमान में कहाँ है, तो चेदी महाजनपद अब वर्तमान आपका खजुराहो कहलाता है। ठीक है ना। तो चेदी महाजनपद बुंदेलखंड का हिस्सा था। बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या था, जेजाक भुक्ती था। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आया है कि बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या है, तो जेजाक भुक्ती। चेदी महाजनपद का शासक कौन था, तो शिशुपाल था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। ठीक है। चलिए अब आते हैं अवंती के बारे में। अवंती का विस्तार कहाँ पे था, अवंती का विस्तार मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में था। अगर वर्तमान में देखी तो जो उज्जैन वाला रीजन है, उज्जैन का ही प्राचीन नाम क्या था, अवंती है था। अवंती के शासक कौन थे, तो अवंती के शासक राजा चंद्र प्रद्योत थे। कौन थे, राजा चंद्र प्रद्योत थे। इसकी राजधानी कौन सी थी, तो अवंती की राजधानी, अवंती महाजनपद की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी अवंती और दूसरी दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी आपकी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है। अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानधाता नगरी जो कि वर्तमान ओंकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी, राजा मुचकुंद, राजा महिष्मती, बिंदुसार और अशोक। इसका आंसर आपको बताना है। हम 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। तो इसका आंसर है, जो राइट आंसर है वो कौन है, राजा मुचकुंद ने की थी। राजा मुचकुंद ने मानधाता नगरी की स्थापना की थी। राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वजों के नाम मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की थी, जो वर्तमान ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी है। उस ज्योतिर्लिंग का आपको नाम बताना है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में स्थित है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश में के किस राज्य का राजा था। उज्जैनी, विराटपुरी, कुंतलपुर, विदिशा। आप लोगों ने अपने आंसर दे दिए होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, डी, विदिशा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती। तो शत्रुघ्न के पुत्र का क्या नाम था,
तो शत्रुघ्न के पुत्र का नाम शत्रुघाती था, ने विदिशा पर शासन किया था। ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में विदिशा नहीं दिया रहता, ऑप्शन में क्या दिया रहता है, विदिशा का प्राचीन नाम, तो विदिशा का प्राचीन नाम क्या था, दशार्ण था। क्या था, दशार्ण। आपको ये याद रखना कि विदिशा का प्राचीन नाम दशार्ण था। और इसकी उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में, कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में दशार्ण का उल्लेख किया है। तो हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमको इसकी जानकारी कालिदास के रचना रघुवंशम से मिलती है। ठीक है ना। अगर आप लोग को कोई डाउट होता तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की किस पुत्री से विवाह किया था, मतलब अशोक ने किससे विवाह किया था, उनका नाम बताना है। श्रीदेवी, शकुंतला, रेवा, इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है, अशोक ने विदिशा की सृष्टि श्रीदेवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था, श्रीदेवी से। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था और ये विदिशा की थी। तो उस समय अशोक ने क्या किया था, बिंदुसार के शासन के काल के समय अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है ना। तो उसी समय इसने श्रीदेवी से विवाह किया था। इनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका नाम बताना, जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के, क्या बोलते हैं उसको, प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री का नाम बताना जो श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। ठीक है। फिर जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेखों से किससे संबंधित है, कनिष्क से, अशोक से, पुष्यमित्र सिंह से और बिंदुसार से। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो ये शिलालेख किससे संबंधित हैं, तो ये शिलालेख अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है, अशोक से। तो कहीं कहीं आपको जबलपुर मिलेगा, कहीं कहीं कटनी भी, रूपनाथ का कहीं जबलपुर मिलेगा, कहीं कटनी भी मिलेगा। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से अशोक का नाम देव नाम प्रिय दर्शन प्राप्त होता है। इन शिलालेखों से अशोक का नाम क्या प्राप्त होता है, अशोक देव नाम प्रिय दर्शन प्राप्त होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में आया है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से पता चलता है, तो अशोक का नाम अशोक रूपनाथ व गुर्जरी अभिलेख से पता चलता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ, तो इसके आंसर है, ऑप्शन है शुंग वंश, गुप्त वंश, इक्ष्वाकु वंश और हेनसांग। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, शुंग वंश। चलिए हम शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मौर्य वंश के पश्चात मध्य प्रदेश के अधिकतर भूभाग पर किस वंश का शासन हुआ, शुंग वंश का शासन हुआ। तो शुंग वंश का शासन हुआ। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाया था, तो इन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा बनाया था। पुष्यमित्र के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, अग्निमित्र शुंग हुआ, जो कालिदास के नाटक मालवाग्निमित्रम का नायक था। मालवाग्निमित्रम अगर आज की डेट में बोला जाए तो एक लव स्टोरी टाइप की थी, जिसमें नायक कौन था, आपका पुष्यमित्र शुंग का पुत्र उत्तराधिकारी अग्निमित्र शुंग था। ठीक है। शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि के वर्ष में ग्रीक राजा एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ का राजदूत हेलियोडोरस था, तो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस था। इसने भारत आके, यानी किसके शासनकाल में यह भारत आया था, तो यह शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। इसने क्या किया था, इसने विदिशा में भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था।
गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित अर्थात वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने की थी। गरुड़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किस धर्म से संबंधित है? तो भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। अब पुष्यमित्र शुंग जो था उसने अशोक द्वारा निर्मित आपका भरहुत स्तूप जो कि सतना जिले में स्थित है, इसका उसने जीर्णोद्धार करवाया था और आपके सांची के स्तूप में भी उसने क्या बनवाई थी? बाउंड्री वॉल बनवाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदिशा से, एरण से, खजुराहो से और मालवा से। तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नागवंश के शासकों के सिक्के आपके विदिशा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदिशा से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक वृषनाथ था। कौन था? वृषनाथ था, जिसने विदिशा में नागवंश की स्थापना की थी। कहाँ पे स्थापना की थी? विदिशा में की थी। अगर आपसे विदिशा नहीं दिया रहता, कहीं कहीं बेसनगर भी दिया रहता, तो विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर है। वर्ष 1913-14 में यहाँ से नागवंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। किसके सिक्के प्राप्त हुए हैं? नागवंश के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ नायक नहीं है, नागवंश है। नागवंश के शासक भीमनाग द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई थी। राजधानी इनकी विदिशा थी। विदिशा से अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे? पवाया, जिसे पद्मावती भी कहते हैं। यह वर्तमान ग्वालियर है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नागवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पवाया या पद्मावत स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? भीमनाग ने की थी। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि नागवंश शासक भीमनाग ने राजधानी विदिशा से कहाँ परिवर्तित की थी? तो कहाँ परिवर्तित की थी? पवाया, जो पद्मावती, जो वर्तमान कहाँ पे है? ग्वालियर में स्थित है। अब इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? तो प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने अपनी रचना मालवी माधव में पवाया के बारे में उल्लेख किया है। किसके बारे में उल्लेख किया है? पवाया के बारे में। किसने किया है? संस्कृत कवि भवभूत ने। वर्तमान क्षेत्र ग्वालियर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो पवाया किसके अंतर्गत आता है? ग्वालियर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था, जिसमें आपसे हमने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप लोगों को बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन था कि सोनागिरी किस लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन था कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, उनके नाम क्या है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। कल के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा और अच्छे होंगे, तो हमारे साथ बने रहें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों को मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें प्रमोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर हम मिलेंगे।